नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्राइम टाइम शो हम तो पूछेंगे। आज हम बात करेंगे बिहार के चुनावों की, क्योंकि ये वो मंच है जो आपकी आवाज को जगह देता है, प्लेटफॉर्म देता है। बिहार चुनावों को लेकर आज एक बड़ा घटनाक्रम घटा है। आज के घटनाक्रम की सबसे खास बात यह है कि ऑल इंडिया मुत्तहिदे इस्लामिक मूवमेंट मजलिस-ए-इत्तेहाद मुसलमीन नाम की पार्टी ने आज ऐलान कर दिया कि वो बिहार में चुनाव लड़ने वाली है। अब आप पूछेंगे कि ये पार्टी चुनाव लड़ रही है तो इसमें बड़ी बात क्या है। ये वो पार्टी है जिसके नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो अभी तक सिर्फ हैदराबाद में राजनीति कर रहे थे, अभी एक साल पहले महाराष्ट्र में कूदे और अब वो आकर सियासत करना चाहते हैं बिहार में। इसीलिए बिहार की वो तमाम पार्टियां जो मुस्लिम वोट बैंक की अपने आप को पुरोधा मानती हैं, लालू यादव की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टी, वो ओवैसी के इस ऐलान से जाहिर तौर पर परेशान होंगी और भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन मन ही मन खुश होगा। इस खबर पर लगातार हमारी नजर होगी, इस खबर पर कुछ खास लोगों से बातचीत भी करेंगे। उसके पहले आइए देखना चाहते कि दिन भर में आज किस तरीके का घटनाक्रम घटा है। सीमांचल में हम सिर्फ सीमांचल के 4 जिलों में इलेक्शन लड़ेंगे या सीमांचल के रीजन में इलेक्शन लड़ेंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे आपको बताएंगे। इस ऐलान से बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। मुस्लिमों के जिस वोट बैंक को अपने पाले में लाने और सेधवानी के सहारे अब तक की रणनीति बनाई पकाई जा रही थी, बिहार की जुबान में कहें तो ओवैसी ने उसे घोर मट्ठा कर दिया। ओवैसी भले न बताए कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके निशाने पर बिहार का कौन सा मतदाता है ये बिल्कुल साफ है। जिसे बिहार का सीमांचल कहा जाता है, उसमें अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज जिले आते हैं। इन 4 जिलों की कुल 1 करोड़ आबादी में 40% मुसलमान हैं। किशनगंज जिले की तो 70% आबादी मुस्लिम है। ओवैसी ने यह भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेंगे। मोदी लहर के बावजूद जिस इलाके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया, उस इलाके में ओवैसी किसका खेल बिगाड़ेंगे, कोई पूछे न पूछे, हम तो पूछेंगे। हम तो ये भी पूछेंगे कि बिहार चुनाव में ओवैसी की एंट्री से किसे होगा फायदा। तो हम तो पूछेंगे में हमारा आज का सवाल एक बार फिर जरा ध्यान से सुनिए कि बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से किसको फायदा होने वाला है। आज आपके पास ऑप्शन हाँ या ना के नहीं है। ऑप्शन ए एनडीए को फायदा होगा, ऑप्शन बी महागठबंधन यानी जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन को फायदा होगा। आप अपने जवाब हमको एसएमएस कर बता सकते हैं हमारे नंबर 51818 पर। किसको फायदा होगा ओवैसी की एंट्री से? ए ऑप्शन है एनडीए के लिए और बी ऑप्शन है महागठबंधन के लिए। इसके अलावा आप अपनी राय और अपने सवाल हमारे #HTP और #BattleForBihar पर जाकर भी भेज सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर और हमारे फेसबुक पेज पर। इस शो के दौरान हम आपकी राय को जरूर शुमार करेंगे, क्योंकि ये मंच आपका है, आपके पूछने का मंच है। शुरुआत करूंगा चर्चा की शुरुआत, परिचय कराऊंगा सबसे पहले MIM के नेता, विधायक मुंबई से, महाराष्ट्र से वारिस पठान साहब मेरे साथ लाइव हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ हैं। जेडीयू के सांसद और नेता अली अनवर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आरजेडी के नेता मनोज झा हमारे साथ हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता नेता मीम अफजल साहब मेरे पास है। नियम बहुत सीधा सा है, पहले 60 सेकंड आपके अपने बगैर किसी इंटरप्शन के, और अगले 5 की बारी होने पर फिर हम सीधे डिबेट की शुरुआत करेंगे। वारिस पठान साहब, मेरा पहला सवाल आप ही से है। ये पहले 60 सेकंड आपके, मेरे इन 60 सेकंड में मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत सीधा सा सवाल है। हम जानते हैं आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको अपनी चुनाव लड़ने की पूरी आज़ादी है और आपको लड़ना भी चाहिए, जहां चाहे वहां लड़ना चाहिए, फायदा होना चाहिए आपको अपनी पार्टी का। लेकिन आपका दुश्मन नंबर 1 कौन है बिहार में, एनडीए या जेडीयू का महागठबंधन? 60 सेकंड अब शुरू होते हैं। सुमेश साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज हमारी पार्टी MIM ने डिसीजन लिया कि वो बिहार के सीमांचल में, जहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट है, 24 विधानसभा की सीट है, वहाँ पे इलेक्शन लड़ेगी।
ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर एक इंसान को अपने हिसाब से चुनाव लड़ने का हक है। अब देखा जाए तो सीमांचल जो जगह है वो टोटल बैकवर्ड जगह है। वहाँ ना कोई मेडिकल कॉलेज है, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहाँ की रोड की आप हालत देख लीजिए। मेरे पास एम्पिरिकल डाटा है उस जगह का, जो बताता है कि इतने बरसों से इतनी सारी सत्ताएं आई सरकार की, किसी ने कुछ वहाँ पे काम नहीं किया। और जैसे आपने सवाल किया कि आपके कौन दुश्मन है, क्या यहाँ कोई दुश्मन दोस्त का सवाल नहीं है। यहाँ विकास की बात करने को हम आए। और जितनी भी पार्टी आज तक आई है वहाँ स्टेट में, सीमांचल में, किसी ने भी उस जगह पे विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। आज भी सीमांचल का 10 से 12 साल का बच्चा हैदराबाद में जरी के कारखानों में काम करता है। वहाँ पे रोड की खस्ता हालत है, ना प्रॉपर हॉस्पिटल है। शुक्रिया वारिस पठान, 60 सेकंड पूरे हुए और आपने नाम किसी का नहीं लिया, मैंने स्पेसिफिकली नाम लेके आपसे पूछा था। खैर कोई बात नहीं। मैं आप पूछना चाहूंगा, मनोज झा के पास जाऊंगा। मनोज झा, आपके 60 सेकंड अब शुरू होते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर वारिस पठान या उसकी पार्टी बिहार में आके चुनाव लड़ती है तो आरजेडी को दिक्कत है, आरजेडी को घबराहट होती है, परेशानी होती है, या आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता? मनोज झा। सुमित भाई, ये पहला चुनाव है मेरी स्मृति में जिसमें चुनाव की सूचना जारी होने से पहले एक दो ध्रुव का निर्माण हो चुका था। दो गठबंधन है जिनका निर्माण बिहार में हो चुका था, एक समावेशी विकास के साथ, सामाजिक न्याय के विस्तारीकरण के लिए, और विकास ऐसा हो कि जो जिसमें गुड गवर्नेंस का मसला हो। दूसरी तरफ वैमनस्यता की राजनीति करने वाले, विकास का एक बहुत ही सीमित नवउदारवादी दृष्टिकोण रखने वाले और वैमनस्यता को अपने औजार के रूप में इस्तेमाल करने वाले दो ध्रुव हैं। इन दो ध्रुवों के बीच में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। और मैं बताऊं, ये गठबंधन सबसे ज्यादा सीमांचल के लोगों, वहां की आवाम के दबाव के कारण बना। और यही वजह है कि मैं मानता हूं कि ओवैसी साहब का निर्णय ये ऐतिहासिक भूल है और उनको पुनर्विचार करना चाहिए। ये झारखंड नहीं है, ये हरियाणा नहीं है, ये महाराष्ट्र नहीं है, यहाँ एक गठबंधन परिपक्व। मनोज जी, 60 सेकंड पूरे हुए माफी के साथ। अली अनवर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको मेरी आवाज आ रही है अब? जी जी जी। जेडीयू को ओवैसी साहब की पार्टी के इस निर्णय के बारे में क्या कहना है? क्या अजय आलोक की बात को आप इंडोर्स करते हैं कि ये बीजेपी के साथ डील हुई है तभी ओवैसी की पार्टी सीमांचल में आके चुनाव लड़ रही है? आपके 60 सेकंड अब शुरू होते हैं। देखिए, एक जनरल परसेप्शन है और सिर्फ बिहार को ही लेकर के नहीं, ओवैसी साहब महाराष्ट्र में भी गए तो उन्होंने बीजेपी को, शिवसेना को फायदा पहुंचाया। तो एक जनरल परसेप्शन है। और देखिए, लेकिन बिहार अलग तरह का राज्य है। यहाँ ओवैसी साहब हों तो या और कोई हो, उनकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। यहाँ ये फतवा देने वाले लोग, वोट हमारा फतवा तुम्हारा, यहाँ और पूर्वांचल का जो इलाका है वो तो बिल्कुल पसमानदा लोगों का इलाका है। इस तरह के जज्बाती बात जिस तरह की ये करते हैं, तो मुसलमान तो छोड़ दीजिए, हिंदू भी उनके बहकावे में पोलराइज दूसरे तरफ नहीं होने वाला है। वो सीधा लड़ाई है बीजेपी से। चलिए, 60 सेकंड पूरे हुए। जनरल परसेप्शन, पोलराइजेशन, दो बातें आपने अंडरलाइन की। मीम अफजल साहब, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने सुना है, मुझे पता लगा कि कुछ खत आपने लिखा है ओवैसी साहब को कि भाई बिहार में आके चुनाव ना लड़ो, मुसलमानों की एकता बना के रखो। क्या वजह आन पड़ी मीम अफजल साहब? क्यों कांग्रेस को दिक्कत है अगर वारिस पठान की पार्टी बिहार में आके, सीमांचल में आके चुनाव लड़ना चाहती है? 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए, मैंने कल ओवैसी साहब को चिट्ठी लिखी है और उनको याद दिलाया कि उनके वालिद मोहतरम जो बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत से काम किए। मैं उनको बहुत पर्सनली भी जानता हूँ, बड़ी इज्जत भी करता था, वो मेरी भी बड़ी इज्जत करते थे। वो कभी भी अपनी पार्टी को लेकर के हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में नहीं गए, आंध्रा से बाहर नहीं गए, यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि हैदराबाद और औरंगाबाद से बाहर नहीं गए। लेकिन ओवैसी साहब जो कर रहे हैं, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट हो सकता है, लेकिन ये सोचना कि इसका फ़ायदा होगा या नुकसान, वो यकीनन हिस्ट्री देखें। आज़ादी के बाद से मुसलमानों के नाम पर
पांचवी या छठी पार्टी है ये। मुस्लिम लीग, मजलिस, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में बनी, उसके बाद इंसाफ पार्टी शहाबुद्दीन साहब ने बनाई, फिर डॉक्टर मसूद ने बनाई नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी और पीस पार्टी, और उसके बाद एक जमात इस्लामी ने डेमोक्रेटिक। सर 60 सेकंड पूरे, माफी है, एक चीज माफी चाहूंगा। संबित पात्रा, आपसे पूछना चाहूंगा मैं, सबकी बात सुनी आपने, कहीं ना कहीं ये भाव जरूर जा रहा है कि वारिस पठान के आने से या उनकी पार्टी के सीमांचल में चुनाव लड़ने से अली अनवर साहब, मनोज झा और मीम अफजल कितना भी मना क्यों ना करें, ये डर परसेप्शन बन रहा है कि वारिस पठान की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का अलिखित समझौते के तहत खड़ा किया गया है। संबित पात्रा। देखिए, हमारा तो क्या रोल है, हम तो दूर से देख के मुस्कुरा रहे हैं। महासेक्युलरिस्ट्स के बीच घमासान हो रहा है, एक से बढ़कर एक, कि हम सबसे बड़े सेक्युलर, उन लोगों के बीच लड़ाई हो रही है। आप देखिए, अंततोगत्वा ये तीनों जो साथी मेरे आज है, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस, ये आज कह रहे हैं हम तो चौराहे पे खड़े रह जाएंगे यूं ही खाक छानते, ना हम हिंदू रह जाएंगे ना हम मुसलमान रह जाएंगे। ये बताइए, आज इनके अस्तित्व पर ही सवाल लग गया है। वाकई अगर इन्होंने मुसलमानों के लिए काम किया होता तो आज ऐसे डरे डरे और चिट्ठी लिखना नहीं पड़ता इनको। आज तक इन्होंने केवल और केवल राजनीति की, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। इसलिए आज अगर कोई राजनीतिक पार्टी मुसलमानों के नाम पे आके राजनीति कर रही है तो इनके पैरों तले से जमीन खिसक रही है। मैं सुबह से कह रहा हूं, गीता हूं मैं, कुरान हूं मैं, मुझे पढ़, इंसान हूं मैं। काश ये राजनीतिक पार्टी इंसान को पढ़ पाती तो आज ने हिंदू मुसलमान का झुनझुना नहीं बजाना पड़ता। ठीक है संबित पात्रा, आपके 60 सेकंड पूरे भी हो गए, लेकिन मेरा सवाल भी वापिस है, भारतीय जनता पार्टी तो खुश है ना, वारिस पठान पार्टी की चुनाव लड़ रही है, आप तो बहुत खुश होंगे आज। नहीं, देखिए, हमें इन लोगों की लड़ाई से खुश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक दूसरी कविता भी जो है आज सुबह से पढ़ रहा हूं, वो भी पढ़ देता हूं। ये श्रीकांत वर्मा जी की 2 पंक्तियां हैं। चाहता तो किसी और के मत्थे मर सकता था, लेकिन कैसे मर सकता था, जो मरता तो कैसे गढ़ता। हम गढ़ने वाली पार्टी है, बिहार को गढ़ेंगे। इनका काम है, ये एक दूसरे के मत्थे मढ़ेंगे, इनको मत्थे मढ़ने दीजिए। बिहार को गढ़ेगा कौन? हम गढ़ने के लिए आए हैं, ये लड़ने के लिए आए हैं। मनोज झा नाम है, सर हिला रहे हैं, मनोज झा कुछ बोलना चाह रहे हैं। मनोज जी। नहीं सुमित भाई, मैं चूंकि 2-3 चैनल पर रहा हूं और तीसरी बार सुन रहा हूं संबित भाई की ये कविता है। मेरा सिर्फ ये कहना था कि देखिए, आप बाकी कुछ करें, राजनीतिक शब्दावली में, राजनीतिक विमर्श में आनी चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना था, ओवैसी साहब का अपना है, चुनाव लड़ें। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये जो गठबंधन बना है, सीमांचल से सबसे पहले आवाज आई कि आप एक हो, एक साथ आओ, सिर्फ बिहार के चुनाव के लिए नहीं, आप बिहार के माध्यम से मुल्क को विमर्श दो। आप ये कहो कि स्वतंत्र बाजार तक तो बात ठीक है, लेकिन बाजार को स्वतंत्र मत होने दो। विकास ऐसा ना हो कि डरावना हो जाए। हम सिर्फ उन सेक्युलरिज्म सिर्फ मुद्दा नहीं है। मनोज जी, ये बात बताइए ना, अगर सीमांचल का विकास नहीं हुआ और सीमांचल के विकास के नाम पर असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद और मुंबई छोड़कर आना पड़ता है, पटना में और भागलपुर में और किशनगंज में, तो आपको तो खुश होना चाहिए। मुसलमानों के विकास की बात कर रहे हैं, वो आपका वोट बैंक है मुसलमान। बिल्कुल, हम तो यही कह रहे हैं सुमित जी कि हम तो वहां पे आए विकास के लिए, जो आज तक मुसलमान और दूसरी जाति के लोग वहां रह रहे हैं। खाली मुसलमान वहां नहीं है, और भी जाति के लोग सुमित सर वहां पर है, जी मनोज जी, आज तक विकास नहीं हुआ है। इसीलिए अगर उस इलाके में विकास नहीं हुआ, सीमांचल में उनकी वारिस पठान, वारिस पठान, 1 मिनट, मनोज झा से पूछ रहा हूं मैं, अगर वहां विकास नहीं हुआ मनोज झा, तो ये जिम्मेदारी आरजेडी जेडीयू की है कि नहीं है? सुमित जी, अभी ये विकास करने के लिए बेंगलोर भी गए थे। सुमित जी बोलिए। मनोज जी। सुमित जी, मैं आपको बताऊं, वारिस पठान साहब, उनकी MIM विकास करने के लिए बेंगलोर की म्यूनिसिपैलिटी से भी इलेक्शन लड़ रहे थे, तो बड़ी मुश्किल होगी बातचीत करना। हाँ मनोज जी बोलिए, मनोज जी बोलिए, मनोज जी, मैं 3 बार बोल चुका हूं। जी जरूर। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं कि विकास और एस्पिरेशनल क्लास की बहुत बातें हुई है 1.5 वर्षों में। एस्पिरेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर मुझे 54 मिली है तो मेरी इच्छा होगी कि मैं उसके अगले स्तर तक जाऊं। ये सीमांचल की भी कहानी है, ये मुल्क के अगले हिस्सों की भी कहानी है, और हम उसी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर विकास और सामाजिक न्याय के डिपेंडिंग, जिसको कहते हैं हम, कि उसके विस्तारीकरण का अगर मामला सेटल नहीं होगा तो दिक्कत होगी। और हां,
अगर अगर बैकवर्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं ओवैसी साहब से और वारिस पठान साहब से दरखास्त करूंगा कि काला हांडी जाइए, उससे ज्यादा बुरी स्थिति कहीं नहीं है। वारिस पठान तो जवाब दीजिए। एलिबाई मत ढूंढिए। जाएंगे जाएंगे जाएंगे। पहले अभी सीमांचल में आ गए हैं, यहां का बैकवर्डनेस इंशाल्लाह ताला जीतने के बाद मिटाएंगे। आर्टिकल 371 के तहत डेवलपमेंट प्लानिंग काउंसिल का वहां पे गठन करेंगे, डिमांड करेंगे और फिर आगे भी जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे। जहां जहां पे विकास नहीं हुआ है इंशाल्लाह एमआईएम पार्टी वहां जाएगी और विकास करेगी। लेकिन मुझे इस बात का जवाब दीजिए वारिस पठान, वारिस पठान मुझे इस बात का जवाब दीजिए, वारिस पठान मुझे इस बात का जवाब, आप कितनी बार बिहार गए हैं, आप कितनी बार किशनगंज गए हैं, बताइए कितने, क्या प्रूफ, और मेरे कितनी पास बार डेटा गए है, कितनी बार गए? आपको प्रूफ में प्लेन की टिकट तो नहीं दिखा सकता हूं सुमित, क्यों नहीं दिखा सकते? बताइए, आप बोल दीजिए ना, पिछले एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार, मैं कितनी बार तकरीबन 5 से 6 बार, ये 6 महीनों में मैं 4 से 5 बार गया हूं। ठीक है, 4 से 5 बार में आप किशनगंज जाके समझ गए, वहां पर देखा गया है। 4 से 5 बार गए हैं आप 6 महीनों में, आपने पहले क्यों नहीं घोषणा की? वहां पर कौन सा विकास? आप ये 11th आवर में क्यों आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? आपकी पार्टी में बन रही है, खड़ी हो रही है, क्यों नहीं साबित किया आपने? देखिए, संबित आता हूं। पार्टी की पॉलिसीज होती है, प्रतिक्रियाएं होती है, पॉलिसी मेकिंग डिसीजन करते हैं, पार्टी डिसीजन लेती है और राइट टाइम पे पार्टी फैसला करके हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है वो अनाउंस करते हैं। तो पार्टी की पॉलिसीज भी तो कोई चीज होती है, सब चीज को, विकास को, सबको मद्देनजर रखते हुए डिसीजन और फैसले लिए जाते हैं। एक बार संबित जी मारो आपको, एक सवाल और वारिस भाई, क्या आपको लगता नहीं है कि आपके इस तरीके से चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोट बैंक, माइनॉरिटी का वोट बैंक बटेगा और जिसका फायदा राइट विंग पार्टीज को होगा, बीजेपी को होगा, जिनका आप दुर्विरोध करते आ रहे हैं? बिल्कुल बताइए वारिस पठान। देखिए सुमित जी, आज मैं आपको उदाहरण देता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव हो गया, एबीवीपी क्लीन स्वीप से जीती, वहां क्या एमआईएम था? नहीं था। जम्मू कश्मीर में बीजेपी जीत गई, वहां एमआईएम था? नहीं था। हरियाणा, झारखंड, इन जगहों पर भी बीजेपी जीती चुनाव लड़के, वहां एमआईएम ने चुनाव नहीं लड़ा। तो क्यों ऐसा हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ इनकी पॉलिटिकल इंपोर्टेंसी है। एक मिनट, पॉलिटिकल इंपोर्टेंसी सब लोग बोलना चाह रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ये हम पर ठोकते हैं। ये इनका बताइए फेलियर है, ये इनका फेलियर है, इस वजह से ये फेल हो चुके हैं। संबित पात्रा फिर बीम अफजल। संबित पात्रा, मैं आपको दो छोटी छोटी बातें बताता हूं। आज जो भी व्यक्ति इस डिबेट को देख रहा होगा उसको बचपन की एक कहानी याद आ रही होगी, वो ऊंट वाली। ऊंट जिसको तंबू में पहले सर घुसाने का मौका मिलता है और पूरा ऊंट घुस जाता है, बाकी इस मालिक को बाहर निकाल देता है। आप देखिए जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, ये तमाम लोग जाके पहले कह रहे थे यही असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के सबसे बड़े सेक्युलर आदमी हैं, और जब इनके तंबू में घुस गए ऊंट बन के, तब बोल रहे हैं निकलो बाहर निकलो। आप बताइए, इससे बड़ा हिपोक्रेसी आपने देखा है? दूसरी बात में हमारे बड़े भाई संबित जी, ये भी तो हिपोक्रेसी है ना, इन्होंने चिट्ठी लिखी है। जिस एमआईएम की आप विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं, आज उस एमआईएम के चुनाव में लड़ने से आप खुश हो रहे हैं? आपको आपके चेहरे पे मुस्कुराहट दिखाई दे रही है? नहीं, मेरे आपको लग रहा है कि आपकी जीत आसान हो रही है? बात की है, तो वही पार्टी है जो याकूब मेमन की फांसी को लेकर अपना आंदोलन छेड़ दिया था। ये जो महासेक्युलरिस्ट है, इनका एक्सपोजर हो रहा है। ये जो ऊंट को घुसा रहे थे अपने टेंट में, आज टेंट से आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए संबित पात्रा, इस चीज से आप कैसे बचेंगे कि वारिस पठान की पार्टी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा मिल रहा है? बीजेपी का काडर इससे खुश होगा क्या? वो बीजेपी का काडर जो अभी याकूब मेमन की फांसी के मामले में पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा था। मैं यही जवाब दे रहा हूं। अभी आपने कहा कि मीम साहब ने एक चिट्ठी लिख के दरख्वास्त किया है कि आप यहां के चुनाव मत लड़िए, मुसलमानों को बांटिए मत। आप बताइए, इससे दो चीज और बहुत ही गंभीर विषय है। क्या आप ये बोलते हैं कि अगर कोई मुसलमान पार्टी चुनाव लड़ती है तो बाकी सब विकास के एजेंडे छोड़कर मुस्लिम जो है वो मुसलमान पार्टी को वोट दे देगी? कहीं ना कहीं ये डर कांग्रेस में और बाकी लोगों में बैठा हुआ है। या तो वो मुसलमानों को गलत करके आंक रहे हैं, या तो वो इस हकीकत को जानते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए और बाकी गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया है, इसलिए अगर इनकी बिरादरी आ जाएगी तो अपनी बिरादरी पे चले जाएंगे। मीम अफजल जवाब दीजिए इस बात का। कौन सी बात सच है ये बता दीजिए। जवाब दीजिए, मीम अफजल जवाब दीजिए, फिर आलू वाली अनवर के पास। मीम अफजल, देखिए सुमित जी, पहले जरा बहुत लंबी बात हुई है, एक दो बातें मुझे जरूरी कहनी है। पहली बात तो मैं ये बता दूं, आपने सुमित जी की मुस्कुराहट की बात की। ये भारतीय जनता पार्टी की मुस्कुराहट अपने आप में काफी अच्छी है, क्योंकि वो समझ रहे हैं वोट का डिवीजन होगा, और मैं भी मुस्कुरा रहा हूं। मैं उनकी गलतफहमी पर मुस्कुरा रहा हूं, उनका भ्रम टूट जाएगा जब वोट पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, एमआईएम महाराष्ट्र गई थी,
2 सीट जीती, कुछ सीटों पर उन्होंने नुकसान पहुंचाया कांग्रेस को या सेकुलर पार्टियों को। उसके अलावा अभी इससे पहले यानी कुछ अरसे पहले, चंद रोज पहले बेंगलोर के चुनाव में इसी एमआईएम ने 27 सीटें जो मुस्लिम डोमिनेटेड थी, उस चुनाव के अंदर 27 कैंडिडेट खड़े किए। आपको पता है कितना वोट आया? 27 के 27 की जमानत जब्त हुई है और 200 से लेकर के 400, 500, 600 वोट आया है। सिर्फ एक कैंडिडेट को 2100 वोट आया है। तो ये मैं बता रहा हूं कि एमआईएम का हशर क्या हुआ वहां पर, और इससे भी बुरा हशर चिट्ठी क्यों लिख बिहार दिया? के अंदर होगा। मैं आपको हाँ, बता दूं। मुझे लग- और मीम आप अफजल तो साहब बता ने रहे हैं चिट्ठी ना, क्यों लिखी आपने? गायब हो जाएगी। फिर चिट्ठी आपको ये ख्याल रहे, मैंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें मैंने ये नहीं कहा कि आप चुनाव मत लड़ो। मैंने उनको याद दिलाया है कि जिन लोगों ने मुसलमानों के नाम पर पार्टियां बनाई हैं, उन्होंने कभी भी कामयाबी मुसलमानों में हासिल नहीं की, इसलिए कि मुसलमान सेकुलर पार्टियों के साथ जाता है। उसने मुसलमान बनाने वालों के साथ कभी नहीं दिया। 6 मिसालें मैं आपको दी पार्टियों की, और वो मैंने ओवैसी साहब को चिट्ठी में भी लिखी है। वोट बैंक समझ के यूज किया है मुसलमान को, इसीलिए आज मुसलमान कंट्री में इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है। मुझे बताइए, आपकी वजह से मुसलमान देश का अली अनवर पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का काम क्यों नहीं अली किया? अनवर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अली अनवर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेके रखा है क्या? अली अनवर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डेमोक्रेसी का ठेका क्या आपने लेके रखा है? और अली अनवर आप मुझे समझाइए, आपने इस बाहर बात नहीं निकाला, आपने ठेका लेके आप रखा है। क्यों से इतने जबरदस्त हो गए कि आपको मीम ख्याल आया अफजल, पूरे मुल्क में जाएंगे? आप बिल्कुल। बिहार में असेंबली सीट मीम का नाम अफजल, भी बदल वारिस दिए। पठान, एक इस मिनट। मुल्क में हमको लगा अगर आप सक्सेसफुल होते तो ये मुल्क हमको बुलाता नहीं। आपकी नाकामयाबियों की वजह से वारिस आज बीजेपी पठान, की सरकार सत्ता वारिस में है पठान, और लोग हमको बुला रहे हैं। अली अनवर आपसे कुछ कैमरा पूछना में चाह रहे बने। हैं। वारिस पठान, अली अनवर आपके एक अरे अखिलियत के बेंगलोर में नेता क्या हैं, हुआ? सवाल सुनिए। मीम अफजल साहब एक मिनट। बेंगलोर के अंदर आपके 27 के 27 कैंडिडेट की जमानतें जब्त हो गई। हाँ हुई, बिल्कुल हुई, 27 कैंडिडेट्स की आपकी पर जमानत मुझे इस जब्त बात हो का गई, जवाब आपने दीजिए 27 अली अनवर, खड़े किए थे। अली अनवर मुझे इस बात का जवाब फिर दीजिए। अगर आप कोई क्या पार्टी समझते हो, बिहार में आकर अगर आप कुछ कोई कर पार्टी लोगे? देश भर कुछ में नहीं अपने कर पैर सकते हो। पसारना चाहती है, अपना भारतीय वजूद जनता कायम पार्टी करना को चाहती करने है, के लिए वो आराम से तो अली दिखाइए। अनवर को तो अखिलियत के वो नेता वक्त हैं, दिखाएगा अली क्या अनवर को तो करेंगे। खुशी होनी चाहिए कि एक और अखिलियत की पार्टी आ गई है, और जेडीयू को तो एमआईएम के साथ बात करनी चाहिए कि हम आपको अपने महागठबंधन में शामिल कर लेते हैं और अपनी 2-3 सीटें दे दीजिए उनको। सुमित जी, बोलिए। सुमित जी, हम आपकी बात पर आते हैं। पहली बात तो ये कि हमारे भाई संबित पात्रा जी और जिनकी पार्टी दिन रात मुस्लिम तुष्टीकरण उनकी राजनीति की बुनियाद ही है, यही बात कह करके कि मुस्लिम तुष्टीकरण होता है इस मुल्क में। अब वो मुसलमानों की बदहाली पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने पूछा, देखिए हमको ओवैसी साहब या किसी के चुनाव लड़ने से नहीं है, हम इनके विचारधारा की बात कर रहे हैं कि हिंदू फंडामेंटलिस्ट और मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट दोनों धर्म आधारित राज्य घुमा फिरा करके और कुनैन की टिकिया पर वो चीनी का लेप लगा करके अपनी बात बोलते हैं। दोनों धर्म आधारित राजनीति करते हैं। मुस्लिम फिरका पर मुस्लिम लीग आजादी के समय मिस्टर जिन्ना और हिंदू महासभा दोनों, और जो हम लोग हैं ये बिहार के मुसलमान, खास करके मैं कहता हूं कि दोनों तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ, चाहे 1946 का चुनाव हो चाहे 1937 का चुनाव हो, हिंदू महासभा के भी खिलाफ और मुस्लिम लीग के भी खिलाफ। और जो ओवैसी साहब जिन्ना बनने का सपना देख रहे हैं, वारिस पठान जवाब दीजिए। हकीकत संबित पात्रा में आ रहा हूं, वारिस पठान जवाब दीजिए। मनोज झा में आ रहा हूं आपके पास, वारिस पठान जवाब दीजिए। अली अनवर साहब, हम लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थियरी को ठुकराया है, और आज हम बाय चॉइस हमारे देश में हैं। वी आर प्राउड टू बी मुस्लिम एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन मुस्लिम। हम आप लोगों की तरह ये राजनीति नहीं करते। आपने क्या विकास किया? वारिस पठान, आप पहले इंडियन है कि पहले मुस्लिम है? आपको इतिहास की वारिस पठान, आप पहले इंडियन है कि पहले मुस्लिम है? बिहार के इंडियन है कि मुस्लिम है? इतिहास पहले इंडियन है कि पहले मुस्लिम है? मैं इंडियन वारिस पठान,
पहले मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, आई एम मुस्लिम। आप इंडियन है कि मुस्लिम है? इंडियन मुस्लिम हूँ, पहले क्या है? फकर है, बिहार मैं इंडियन मुस्लिम होने का फकर करता देख हूँ लीजिए कि मैंने टू नेशन थियरी जीना की ठुकराई है और हम लोग यहाँ आज बाय चॉइस है, संबित पात्रा, हिम्मत से वारिस पठान संबित पात्रा कुछ बोल रहे थे, मनोज झा में आ रहा हूं करने की हिम्मत रखता है। संबित पात्रा ने हाथ रहा था जी। विकास की बात कीजिए, सीमांचल में क्या विकास किया है? अरे सुनिए 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 सुमित जी, मैं क्यों मुस्कुरा रहा था बताऊं? सेक्युलरिस्ट के बीच जो कोहराम मचा हुआ है उसके कारण मैं मुस्कुरा रहा था। आप बताइए, मीम अफजल साहब ने चिट्ठी लिखी और आज जाके मीम साहब को मालूम पड़ा कि ये जो एमआईएम पार्टी बनी है ना, ये मुसलमान आधारित पार्टी है। 8 साल से एमआईएम इनके साथ थी गठबंधन में, तब तक मीम साहब को मालूम नहीं पड़ रहा था कि ये मुसलमान आधारित पार्टी है। तब वो चिट्ठी नहीं लिख रहे थे। जब ऊंट पूरा तंबू के अंदर घुस गया और तंबू के बाहर ये धकेले गए हैं, तब ये चिट्ठी लिखने की बात याद आई। मनोज झा बड़ी शांति से हाथ उठाए हुए हैं। लास्ट 10 सेकंड से मनोज झा लास्ट 10 सेकंड्स मुझे वाइंड अप करना है। नहीं, मैं 10 सेकंड लूंगा, मैं 10 सेकंड लूंगा सुमित भाई, सिर्फ इसलिए कि बहस संविधान की मर्यादा के दायरे में होनी चाहिए और मैं सहमत हूं आपसे। दूसरी बात कि मैं एमआईएम को सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं मानूंगा, यह मान करके मैं बावजूद इसके कि आज मैं असहमत हूं, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। और तीसरी चीज, मुझे कई दफा संघ और ओवैसी साहब की जुबान में समानता दिखती है। मैं परेशान सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि बिहार मन बना चुका है और कम से कम मैं आग्रह करूंगा इनको संबित साहब को कि संविधान की मर्यादा और सेक्युलरिज्म को हिकारत की नजर से मत देखिए। चलिए, मुझे वाइंड अप कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, पांचों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम हुआ है यहाँ संविधान का भाषा, मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप पांचों का, बहुत आप सब जुड़े हमारे साथ। बिहार का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। अभी तक 2 धड़े माने जा रहे थे जिनके बीच सीधा मुकाबला था और लगभग बराबरी का मुकाबला माना जा रहा था। ऐसे में एक तीसरा मोर्चा कूदता है, तीसरी पार्टी कूदती है जो कुछ ऐसे वोट बैंक पर नजर लगा सकती है जिसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को या एनडीए को हो सकता है। हमारा सवाल भी आज का यही था कि बिहार चुनावों में ओवैसी की एंट्री से किस गठबंधन को फायदा होगा, ए एनडीए या बी महागठबंधन जेडीयू वाला। हमें बड़ी संख्या में आपके जवाब मिले हैं। 88% लोगों ने माना है कि बिहार चुनावों में ओवैसी की एंट्री से एनडीए को फायदा होने वाला है और 12% लोग महागठबंधन की ओर इशारा करते हैं। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये मानता है कि अगर ओवैसी की पार्टी एमआईएम चुनाव लड़ रही है बिहार में सीमांचल की 24 सीटों पर, तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को होगा। जैसा कि हमने महाराष्ट्र में देखा था, बीजेपी शिवसेना को फायदा हुआ था। उस वक्त भी 24 उम्मीदवार उतारे थे एमआईएम ने और 2 पर उसके लोग जीते भी थे महाराष्ट्र विधानसभा में। तो आज इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझको दीजिए इजाजत। आज शनिवार की शाम है, रात 8:30 का वक्त होने वाला है। ये वक्त है हिंदुस्तान के किसी भी न्यूज़ चैनल के पहले पॉजिटिव न्यूज़ शो का। जी हाँ, शाबाश इंडिया, एक ऐसे हिंदुस्तान की तस्वीर जो सकारात्मक है, जो हिंदुस्तानियों को प्रेरित करती है कि इस देश को कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है, अपने छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस कर इस समाज में, इस देश में। ज़रूर देखिए इस शो को। शाबाश इंडिया, इस ब्रेक के बाद।